दोस्तों, दिल्ली की सर्द रातें अपने आप में एक रहस्य लिए होती हैं, लेकिन उस रात जो हुआ वो किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। कोहरा इतना घना था कि सड़क पर चलते हुए ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य पर्दा आंखों पर चढ़ गया हो। हवा में एक अजीब सी सड़ान तैर रही थी, जो ठंड के बावजूद नाक को चीरती हुई अंदर तक घुस रही थी। दूर कहीं कुत्ते की रोने की आवाज आ रही थी, लंबी दर्द भरी आवाजें जो रात के सन्नाटे को और भयानक बना रही थीं। इसी माहौल में रामू, एक साइकिल रिक्शा वाला, अपनी पुरानी जर्जर रिक्शे को खींच रहा था। उसकी हड्डियां ठंड से अकड़ रही थी और थकान ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। फिर भी पेट की आग और घर की ज़रूरतों ने उसे रात के 11 बजे तक सड़कों पर घूमने को मजबूर कर रखा था। उसने सोचा, बस एक आखिरी सवारी, फिर घर चलूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यह आखिरी सवारी उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाली थी। कोहरे के बीच से एक साया उभरी। पहले तो रामू को लगा कि शायद उसकी थकी हुई आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन जैसे ही वो करीब आया, एक लंबा दुबला पतला आदमी सामने खड़ा दिखा। उसने काला कोट पहन रखा था, जो पुराना और फटा हुआ था। किनारों से धागे लटक रहे थे और कोट की बाहें इतनी लंबी थीं कि उसकी उंगलियां ढक रही थीं। उसका चेहरा आधा कोहरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें गहरी, खोखली और बुझी हुई थीं। रामू को एकटक देख रही थीं। उसकी त्वचा पीली और मरी हुई सी लग रही थी, जैसे खून का एक कतरा भी उसके अंदर बाकी ना हो। उसने धीमी व ठंडी आवाज में कहा, भाई, मुझे नई दिल्ली स्टेशन तक छोड़ दो। आवाज इतनी खोखली थी कि सुनते ही रामू के रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी उसने हामी भर दी। किराया तय हुआ 50 रुपये। वो आदमी रिक्शे पर बैठ गया और रामू ने पैडल मारना शुरू कर दिया। सड़क सुनसान थी। कोहरे की वजह से स्ट्रीट लाइट की रोशनी धुंधली पड़ रही थी और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। रिक्शा चलाते हुए रामू को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। पीछे बैठा वो आदमी बिल्कुल चुप था, ना सांसों की आवाज, ना कोई हलचल। हवा में वो सड़ांत और तेज हो रही थी, जो अब रामू के गले तक चढ़ रही थी। उसने सोचा, शायद उसकी जेब में कुछ सड़ा हुआ रखा है, और खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। लेकिन कुछ देर बाद रिक्शा भारी होने लगा। पैडल मारना मुश्किल हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य बोझ उस पर लाद दिया हो। रामू की सांसें तेज हो गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर उसने देखा तो कुछ ऐसा होगा जो उसे बर्बाद कर देगा। तभी उसे हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले तो लगा कि हवा का शोर है, लेकिन फिर वो साफ हुई। कोई उसके कान के पास कुछ बुदबुदा रहा था, रुको मत। आवाज इतनी ठंडी और गहरी थी कि रामू की रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, भाई साहब, कुछ कहा आपने? जवाब में बस सन्नाटा। लेकिन अब हर कदम पर उसे लग रहा था कि वो अकेला नहीं है। कोहरे में छाया नाच रही थी और सड़क के किनारे खड़े पेड़ों की टहनियाँ हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उससे कुछ कहना चाहता हो। जैसे वो नई दिल्ली स्टेशन के पास पहुंचा, कोहरा और गाढ़ा हो गया। स्टेशन की भीड़, ट्रेनों की आवाज़ और लाइट्स सब गायब थे। रामू को लगा कि वो रास्ता भटक गया है। उसने रिक्शा रोका और डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। रिक्शा खाली था। वो आदमी कहीं नहीं था। रामू की सांस अटक गई। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नज़र रिक्शे की सीट पर पड़ी। वहाँ एक पुराना मटमैला 50 रुपये का नोट रखा था। नोट की हालत ऐसी थी जैसे वो सालों से ज़मीन में दबा था। किनारे फटे हुए और उस पर मिट्टी का दाग। रामू ने कांपते हाथों से नोट उठाया और
जेब में डाल लिया। उसका दिमाग सुन्न हो गया था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और तेजी से रिक्शा भगाना शुरू किया। घर की ओर जाते हुए रामू को लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सड़क पर कदमों की हल्की हल्की आहट सुनाई दे रही थी, धीमी लेकिन लगातार। कोहरे में एक लंबी काली आकृति बार बार दिखती, जो कभी पास आती तो कभी गायब हो जाती। वो सड़ान अब इतनी तेज थी कि रामू का सिर चकराने लगा। उसने रिक्शा और तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन पैरों में जान नहीं बची थी। रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ पड़ा, जिसके नीचे लोग अक्सर भूत प्रेत की बातें करते थे। वहां से गुजरते वक्त उसे लगा कि कोई पेड़ के पीछे खड़ा है, एक लंबा साया जिसकी आंखें कोहरे में चमक रही थी। रामू ने आंखें बंद कर ली और बस भागता रहा। रात के 1 बजे वो अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी ने दरवाजा खोला तो देखा रामू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और उसकी आंखों में खौफ भरा था। उसने सारी बात बताई और जेब से वो नोट निकाल कर दिया। नोट को देखते ही उसकी बीवी चीख पड़ी। उस पर खून के गहरे धब्बे थे, जो पहले रामू को नजर नहीं आए थे। नोट की सड़ान अब कमरे में फैलने लगी थी। उसकी बीवी ने कहा, ये किसी जिंदा का पैसा नहीं है, इसे फेंक दें। लेकिन रामू डर के मारे उसे छू भी नहीं पा रहा था। अगले दिन रामू ने वो नोट एक पुरानी डिब्बी में बंद करके जला दिया। उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। अगली रात जब वो देर से घर लौटा, उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, रुको मत। उसकी रिक्शे की सीट भारी लग रही थी, हालांकि वो खाली थी। घर पहुंचकर उसने जेब में हाथ डाला तो उसका दिल बैठ गया। वही मटमैला नोट फिर से वहीं था, खून के धब्बों के साथ। उसने उसे फिर जलाया, लेकिन हर रात यही सिलसिला चलता रहा। कभी कभी उसे कोहरे में वही काला कोट वाला आदमी दिखता, जो सड़क के किनारे खड़ा उसे घूर रहा होता। उसकी खोखली आंखें रामू को नींद में भी परेशान करने लगी। रामू अब रात को रिक्शा नहीं चलाता। उसने अपनी पुराना रिक्शा बेच दी और दिन में मजदूरी करने लगा। लेकिन वो कहता है, कोई था उस रात जो मुझसे कुछ चाहता था, शायद मेरा पीछा छोड़ दे। लेकिन उसकी वो ठंडी आवाज और सड़ांध मेरे साथ हमेशा रहती है। गांव वाले कहते हैं शायद वो कोई भटकती आत्मा थी, जो स्टेशन तक जाने के लिए किसी की मदद मांग रही थी। रामू को लगता है कि वो उससे कुछ चाहती थी, कुछ ऐसा जो कभी वो समझ नहीं पाया। और हर सर्द रात जब कोहरा सड़कों पर उतरता है, उसे लगता है कि वो कहीं पास ही है। रामू ने रिक्शा चलाना छोड़ दिया था। उसकी पुरानी साइकिल रिक्शा अब उसके घर के पीछे खड़ी जंग खा रही थी। दिन में वो मजदूरी करता और शाम ढलते ही घर लौट आता, लेकिन उस रात का डर उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हर बार अब कोहरा सड़कों पर छाता और सड़ांध फिर से उसके आसपास मंडराने लगती। वो मटमैला नोट जैसे उसने कई बार जलाया, हर कुछ दिनों के बाद उसकी जेब में वापस आ जाता, खून के धब्बों के साथ, जैसे कोई उसे बार बार याद दिलाना चाहता हो। उसकी बीवी ने कहा, रामू, ये कोई साया है जो तेरे पीछे पड़ गया है, इसे भगाने का कुछ करना होगा। लेकिन रामू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे बस इतना पता था कि वो अब उस भय से भाग नहीं सकता। एक दिन रामू ने फैसला किया कि वो अपने गांव वापस चला जाएगा। दिल्ली की सड़कें, कोहरा और खौफनाक यादें उसे अब और बर्दाश्त नहीं होती थीं। उसने अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ गांव की बस पकड़ ली। गांव पहुंचकर उसे थोड़ी राहत मिली। वहां की खुली हवा, साफ आसमान और परिचित चेहरे ने उसके मन को कुछ हल्का किया। उसने सोचा शायद अब वो साया मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन वो गलत था। पहली रात गांव में ठीक गुजरी। दूसरी रात जब वो अपने झोपड़े के बाहर चारपाई पर लेटा था, उसे फिर वही सड़ान महसूस हुई। हवा में ठंडक थी, लेकिन कोहरा नहीं था। फिर भी वो महक उसके नाक पे चढ़ रही थी। उसने आंखें खोली तो देखा कि दूर खेतों की ओर
एक काली आकृति खड़ी थी, लंबा, पतला और वही पुरानी कोट पहने हुए। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे कोयले के टुकड़े रात में जल रहे हों। रामू की सांस रुक गई। उसने अपनी बीवी को जगाया, लेकिन जब तक वो उठी वो आकृति गायब हो चुकी थी। बीवी ने कहा, तुझे वहम हो रहा है, सो जा। लेकिन रामू जानता था कि ये कोई वहम नहीं था। अगले दिन रामू ने गांव के एक बुजुर्ग दादू को सारी बात बताई। दादू ने उसकी कहानी ध्यान से सुनी और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तूने जिसे सवारी दी वो कोई इंसान नहीं था, ये कोई भटकता हुआ प्रेत है जो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए जिंदा लोगों का सहारा लेता है। तूने उसका पैसा रख लिया, इसलिए वो तेरे पीछे पड़ गया। रामू ने कहा, लेकिन दादू, मैंने वो नोट कई बार जलाया, फिर भी वो वापस आ जाता है। दादू ने माथे पर हाथ रखकर सोचा और बोला, फिर तो बात गंभीर है, हमें पता करना होगा कि वो क्या चाहता है। दादू ने रामू को सलाह दी कि वो उस जगह पे वापस जाए जहां उसने उस सवारी को पहली बार देखा था। रामू का दिल बैठ गया। वो दिल्ली वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन दादू ने समझाया, जब तक तू उसकी बात नहीं सुनेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। मजबूरी में रामू तैयार हो गया। उसने अपनी बीवी और बच्चों को गांव में छोड़ा और अकेले दिल्ली की बस पकड़ ली। रास्ते में उसका मन बार बार कह रहा था कि वो वापस लौट जाए, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली पहुंचते ही सर्दी फिर से हड्डियों में उतर आई। रामू उस सड़क पर गया जहां उसने उस रात उस अजनबी को देखा था। उस रात के 12 बज रहे थे और कोहरा फिर से सड़कों पर छा गया था। उसने उस जगह पर एक पुरानी लालटेन जलाई और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद हवा में वही सड़ान फैलने लगी। रामू के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी कोहरे के बीच से वही काला कोट वाला आदमी निकला। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, सूखा हुआ, आंखों के नीचे काले गड्ढे और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। उसने वही ठंडी आवाज में कहा, तू आया, अच्छा किया। रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन हैं, मुझसे क्या चाहते हैं? उसने जवाब दिया, मेरा नाम हरिया था, मैं एक रिक्शा वाला था जैसे तू। कई साल पहले इस सड़क पर मेरी मौत हो गई। मेरा कोई नहीं था, कोई मुझे दफनाने वाला भी नहीं। मेरी हड्डियां अभी भी यहाँ कहीं दबी हैं। मुझे मुक्ति चाहिए। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा, मैं आपकी मदद कैसे करूं? हरिया ने कहा, मेरी हड्डियां ढूंढ और उन्हें नदी में बहा दे, तब तक ये नोट तेरे पास आएगा। अगले दिन रामू उस सड़क के किनारे खोजबीन करने लगा। घंटों की मेहनत के बाद उसे एक पुराने गड्ढे में कुछ हड्डियां मिली, पुरानी मिट्टी से सनी और टूटी हुई। पास ही एक फटा हुआ काला कोट भी पड़ा था। रामू ने उन्हें एक थैले में डाला और यमुना नदी के किनारे ले गया। उसने हड्डियों को पानी में बहा दिया और मन ही मन हरिया की शांति की प्रार्थना की। उस रात वो थककर अपने पुराने घर में सो गया। पहली बार उसे वो सड़ान नहीं आई और जेब में वो नोट भी नहीं था। कहानी यहीं नहीं खत्म हुई। कुछ दिन बाद रामू गांव लौट गया। एक रात जब वो सो रहा था, उसे सपने में हरिया दिखा। इस बार वो मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें खोखली नहीं थीं। उसने कहा, तेरे कारण मुझे मुक्ति मिली है, अब तू चैन से जी। रामू की नींद खुली तो उसका मन हल्का था, लेकिन अगली सुबह जब वह उठा तो उसकी चारपाई के पास वही मटमैला नोट पड़ा था। इस बार बिना खून के धब्बों के, जैसे एक आखिरी निशानी। रामू ने उसे उठाया और मुस्कुराते हुए जला दिया। इस बार वो नोट वापस नहीं आया। रामू अब गांव में चैन से रहता है, लेकिन हर सद रात जब कोहरा छाता है उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, शायद हरिया, जो अब उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है।